Hello students, good morning. Students, in our earlier video we were discussing about the industrialization. So हमने अपने लास्ट वीडियो में बेटा ये पढ़ा था कि किस तरीके से लैंड लेबर जो है अभी तक उनका भी वर्क करते थे एंड अभी पूरी तरीके से 19th सेंचुरी में मशीन से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज़ में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो जितनी भी कॉलोनीज़ थी वहाँ पर अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो नहीं था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जितनी भी फैक्ट्रीज थी फैक्ट्रीज जो थी उनके साथ साथ बिना मशीन वाले जितने भी उद्योग थे, जितने भी एरियाज थे, उन पर भी ध्यान दिया जा रहा था। जैसे कि सबसे पहला कि हमारा मेन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में सबसे पुराना जो इंडस्ट्री है वो कौन सी है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हमारा जितना भी ध्यान है वो अब तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर ही था। तो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क, कॉटन, गुड्स एंड इंडियन डोमिनेट इंटरनेशनल मार्केट एंड टेक्सटाइल। हमारे जब मशीन का जो इंडस्ट्री थी, मशीन इंडस्ट्री से पहले, ठीक है, तो क्या था, उस जो इंटरनेशनल मार्केट में भारत का जो सिल्क और जो भारत का कॉटन था उसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। वो उसका अलग अपनी एक पहचान थी। बहुत सारे देशों में जो कोरस कॉटन भी पैदा होता था, लेकिन भारत में जो कॉटन पैदा होता था वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता था। ठीक है, लेकिन आर्मीनियम और जितने भी पर्शियन जो ट्रेडर्स थे वो पंजाब से अफ़गानिस्तान और जो पूर्व का जो फारस है वहाँ से और सेंट्रल एशिया के रास्ते से चीज़ें लेकर आते जाते थे। ठीक है, यानी यहाँ से इधर से उधर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेडिंग रूट था उनका ही। यहाँ में जो कपड़ा बना होता था वो किसके, ऊँट के पीठ पर उसको रख कर उसको, जो हमारा नॉर्थ और वेस्ट जो हमारी फ्रंटियर वहाँ से हम किसके गल्फ़ के रास्ते पर लेकर जाते थे। ठीक, वहाँ पर पासेस और डेजर्ट जो थे उनको पासेस और डेजर्ट्स के थ्रू लेकर जाते थे। सूरत और गुजरात जो थे वो क्या थे, उस टाइम में सूरत और गुजरात के द्वारा जो था भारत की जो जितने भी गल्फ थे या जो रेड सी था वो जुड़ा हुआ था। पर जो मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली रिवर था वो मेन जो ट्रेड के यानी पोर्ट थे, कहाँ पर, हमारे साउथ और जो हमारे साउथ ईस्ट जो एशियाई जो पोर्ट थे उनके साथ वहाँ से व्यापार होता है। यानी अगर हम देखें कि 19th सेंचुरी में आप सूरत और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, गुजरात के जो कोस्ट थे यहाँ पर, और हुगली रिवर, ये हमारे बहुत ही फेमस पोर्ट थे। जो हमारा एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कि ये जो एक्सपोर्ट में बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जो थे या बहुत सारे बैंकर थे वो लगे हुए थे। वो क्या करते थे, वो पैसा देते थे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट उगाइए और फिर उसको एक्सपोर्टर तक पहुंचाते थे। यानी इंडियन जो लोग थे, इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेड मर्चेंट जो थे, वो पहले इंडियन जो फार्मर्स थे उनको पैसा देकर उनसे प्रोडक्शन कराते थे। ठीक है, यानी उनसे कोई भी चीज़ जो उन्हें चाहिए होती है फाइनेंसिंग प्रोडक्शन कराते थे, उसके बाद गुड्स लेते थे और तब वो एक्सपोर्टर को सप्लाई करते थे। माल को जो उनका सामान होता था उसको भेजने के लिए जितने भी जो मर्चेंट थे, ठीक है, सप्लाई मर्चेंट जो थे वो क्या करते थे, वो देश के इंटीरियर जितने भी पार्ट होते थे उन पार्टों से किसके पोर्ट के द्वारा जुड़े हुए थे। ठीक है, पोर्ट टाउन यानी जो पोर्ट टाउन यानी जहाँ से व्यापार होता था सिर्फ उन्हीं टाउन से वो जुड़े हुए थे, क्योंकि उनसे उन्हें व्यापार करना होता था, ट्रेड करना होता था। और ये जो मर्चेंट होते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये एडवांस दे देते थे वीवर को
ताकि वो कोई भी काम करे। फिर उसके बाद वीवर को जब एडवांस देते थे या तो वीवर को एडवांस देने के बाद वो जो वीवर होते थे उनसे कपड़ा, जो तैयार कपड़ा था उनको खरीद लेते थे और उसको पोर्ट तक पहुंचा देते थे। ठीक है, यानी वो एडवांस से कि वो जल्दी से जल्दी उनका काम पूरा कर दे। तो एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होते थे ये इस तरह का ब्रोकर्स का काम करते थे। फिर पोर्ट पर जाकर ये वहाँ के पोर्ट पर जो बड़े बड़े जहाज होते थे उन जहाज के मालिक और जितने भी एक्सपोर्ट जो मर्चेंट होते थे उनके दलाल जो होते थे, मीडिएटर ब्रोकर्स जो होते थे, वो ब्रोकर्स की कीमत पर ही उनसे जो है बहुत सारा मोल भाव कर लेते थे। ठीक है, प्राइजेस को, और उसके बाद वो जितनी भी उन्हें सामान चाहिए होता था वो उनसे खरीद लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट 1750 में ये जो नेटवर्क था इस पर 1750 में जो इंडियन मर्चेंट्स का जो कंट्रोल वाला जितना भी नेटवर्क था वो वीक होने लगा था, वो टूटने लगा था। यूरोपियन कंपनीज आ गई थी इस टाइम पे और उनकी जो है पावर बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बहुत सारे जितने भी कोर्ट जो थे, लोकल कोर्ट जो थे, उनसे हर तरह की रिलैक्सेशन छूट ले ली थी और उन्होंने अपने जो उनके ट्रेड थे उन्होंने उस पर मोनोपोली राइट्स ले लिया था। इसके बाद जो सूरत और हुगली थे, ये जो जो पुराने पोर्ट थे, इनसे क्या है, इनसे जो ट्रेड होता था, इनसे जो एक्सपोर्ट होता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने लगी, ये वीक होने लगे। पहले जिस कर्जे को लेकर होता था अब वो ख़त्म होने लगा था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे जो मर्चेंट्स होते वो पीजेंट्स को एडवांस दे देते थे, तो उस एडवांस से ही जो पहले काम था वो ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे जितने भी बैंक थे उनका बैंकरप्ट होने, यानी वो दिवालिया निकलने लगा था उनका, सारे बैंकों का जो बैंक कर्ज देते थे। 17वीं सेंचुरी में के लास्ट में हम देखें तो सूरत के जो पोर्ट थे वहाँ से जो व्यापार था, सूरत के पोर्ट से व्यापार होता था 16 मिलियन, लेकिन 1740s तक आते आते ये जो व्यापार था, ये जो ट्रेड था, ये 30 मिलियन ही रह गया था। यानी अब धीरे धीरे इंडियन ट्रेड भी जो है कम होने लगा था। जबकि सूरत और हुगली जो थे वो बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे और अब नए ट्रेड थे, नए पोर्ट थे जैसे बॉम्बे और कलकत्ता, वो नए पोर्ट उभरने लगे थे, उनमें सुधार आने लगा था। यानी सूरत और हुगली जो थे वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे थे, लेकिन जो ये बम्बई और कलकत्ता के जो पोर्ट थे उनमें बहुत उनकी स्थिति अच्छी होने लगी थी। अब पुराने पोर्ट की जगह जो है नए पोर्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही थी और जो कॉलोनीज थी उनकी सत्ता पर किसका, जो उनकी कंट्री कॉलोनियल पावर का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। यानी ये जो पुराने पोर्टों का जो हम एंड देखते हैं और नए पोर्ट जो है उनको दोबारा से उभरते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो कॉलोनियल पावर थी अब वो पावरफुल होती जा रही थी। जितने भी नए पोर्ट थे उनसे अब यूरोपियन कंपनीज जो है वही ट्रेड करती थी। ठीक है, वही व्यापार कर रही थी और यूरोपियन जहाज़ों के द्वारा ही ये सारा ट्रेड होता था। बहुत सारे जो पुराने जितने भी ट्रेडर हाउस थे वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जो अपने आप को जो अपने आप को बचा के रखना चाहते थे उनके पास क्या एक रास्ता था, बस उन्होंने क्या किया कि वो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं, सॉरी यूरोप के जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उन कंपनियों से हाथ मिला लिया, उनसे कोलैप्स कर लिया। ठीक है, और वो उनसे हाथ मिलाने के बाद वो उनके नियंत्रण में आ गए। अब उनके जितने भी नेटवर्क थे, यानी नेटवर्क में काम करने उनके लिए जितने भी जहाँ पर यूरोपियन कंपनीज का काम होता था, यानी या फिर जो इंडियन हाउसेस थे वो उनके जितने भी नेटवर्क थे वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ का ही नियंत्रण हो गया था। अब वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंडर काम करने लगे थे। लेकिन इससे क्या था, जो वीवर्स थे उनकी लाइफ में चेंज आया। ठीक है, तो क्या चेंज आया था, देखिए बेटा कि जब अब तक वीवर्स जो है इंडिपेंडेंटली अपने आप काम कर रहे थे, अब उन्हें पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में काम करना पड़ रहा था, ब्रिटिश के। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू वीवर्स, वीवर्स के साथ क्या हुआ। द
consolidation of East India Company power after 1760s didn't initially lead to decline textile export from India. 1760 में अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी, जो भारत में जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था उसमें कमी नहीं हुई थी, यानी वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अभी भी ऐसे ही चल रहा था। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर ग्रेट डिमांड इन यूरोप। जो ब्रिटिश जो कॉटन कंपनी थी उसने अभी अभी स्टार्ट किया था अपने आप को एक्सपेंड करना, ठीक है, यानी अभी अभी उसका एक्सपेंडेशन हुआ ही नहीं था, फैलना शुरू नहीं हुआ था। और यूरोप में जो थी अभी भी इंडियन जो कॉटन था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए कंपनी भी भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसको ही और ज़्यादा फैलाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिश कंपनी अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगी, फैलाएगी, एक्सपेंशन करेगी, तो उसकी तो डिमांड थी नहीं यूरोप में डिमांड किसकी थी? इंडियन कॉटन की। तो इसीलिए इंडियन कॉटन को इंडस्ट्री को ही वो बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते थे। बिफोर एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक इन 1760-1770 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फाउंड इट्स डिफिकल्ट टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड फॉर एक्सपोर्ट। जब 1760 और 1770 में बंगाल और कर्नाटक में जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर स्थापित की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपोर्ट था उसमें लगातार एक्सपोर्ट में लगातार उसकी सप्लाई जो है आसानी से नहीं मिल पाती थी, ठीक है, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी। द फ्रेंच, डच, पुर्तगीज एज वेल एज लोकल ट्रेडर कम्पीटेड इन मार्केट। जो फ्रेंच, पुर्तगीज और डच जो थे उनके साथ साथ जो लोकल ट्रेडर्स थे, ठीक है, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन लगा रहता था। और इस प्रकार जितने भी वीवर थे या जितने भी सप्लाई मर्चेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा सौदेबाजी करते थे, बार्गेनिंग करते थे, और वो अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही बेचते थे। लंदन में जो पत्र भेजे गए थे वहाँ पर कंपनी ने अफसरों की, जितने भी अफसर थे कंपनी के अफसरों ने जो सप्लाई में जो मुश्किल आती थी या जो हाई रेटेज होते थे उनके बारे में उन्होंने बताया पत्र भेजकर। However, once the East India Company established political power, it could assert monopoly right at trade. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक जो पावर थी वो जब उन्होंने वो स्थापित कर ली तो उसके बाद कंपनी ने ट्रेड पर अपनी मोनोपोली जो है उसका दावा कर दिया, यानी अपनी मोनोपोली उन्होंने उसके ऊपर स्थापित कर ली। इसके बाद जो कंपटीशन था या जो उनकी जितने भी उनके रेट पर जो उनकी उसको कंट्रोल में रखने के कपास जो उनका कॉटन था या जो सिल्क से बनी चीज़ों को करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है, उन्होंने और एक जो नई व्यवस्था भी शुरू की उन्होंने, ठीक है, जिससे कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और ये काम बहुत सारे जो कई सारे स्टेप्स में हुआ, ठीक है, यानी उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलर के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए। और वो स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है The company tried to eliminate the existing traders and the broker connected with cloth trade, establish a more direct control over weaver. जो कंपनी थी, कंपनी ने जो व्यापार में जितने भी ब्रोकर्स लगे हुए थे या जितने भी ट्रेडर्स लगे हुए थे उनको खत्म करने और वीवर्स के साथ अपना डायरेक्ट, ठीक है, कंट्रोल रखने की कोशिश की, ठीक है, यानी वो डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते थे वीवर से। इट अपॉइंटेड पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमास्ता। उन्होंने एक किसको स्थापित किया? उन्होंने पेड सर्वेंट, ठीक है, पेड सर्वेंट को स्थापित किया, उनको क्या कहा जाता था? गोमास्ता। टू सुपरवाइज वीवर्स को देखने के लिए, कलेक्ट
सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए, एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ, और क्लोथ की क्वालिटी को देखने के लिए। ठीक है, इस तरीके उन्होंने जो है पेड सर्वेंट यानी जिनको वो सैलरी देते थे, ऐसे सर्वेंट जिनको गोमास्ता कहा गया, उनको उन सर्वेंट को अपॉइंट किया। लेकिन कंपनी जो माल बेचने वाले जितने भी वीवर्स थे, उनको जो दूसरे खरीदार जो होते थे उनके साथ उन्होंने ट्रेड करने के लिए बिल्कुल ही रोक लगा दी। ठीक है, यानी अब कोई भी वीवर जो था किसी दूसरे बायर के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्होंने उसको क्या दे दिया, उन्होंने उसको एडवांस दे दिया। ठीक है, अब एडवांस दे दिया तो ये कि आप एडवांस किस मकसद से दिया था कि आप एडवांस लेने के बाद हमारे साथ ही ट्रेड करेंगे, हमारे साथ ही व्यापार करेंगे। Once an order was placed, the weaver were given loan to purchase the raw material for their production। और दूसरा ये भी था कि एक बार ऑर्डर मिलने के बाद, ठीक है, जो वीवर्स होते थे, वीवर्स को जो रॉ मटेरियल था उसको खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था, लोन दे दिया जाता था। और जो लोन लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमाश्ता को ही देना पड़ता था। ठीक है, गुमाश्ता कौन, अभी हमने पढ़ा कि जो सैलरी पेड जो सर्वेंट होते थे वो गुमाश्ता थे, तो उन्हें देना पड़ता था। अब उसे वो किसी दूसरे व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ठीक है, यानी कि अब उन्होंने दूसरे बायर्स के साथ भी उनको रोक लगा दी और उनको एडवांस देने के बाद वीवर्स को सिर्फ गुमाश्ता को ही अपना कपड़ा बेचना पड़ता था। लोन फॉलोड इट एंड डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड वीवर एंगरली। जैसे जैसे उन्हें जो लोन मिलते गए तो बारीक जो बहुत ही थिन जो फाइन टेक्सटाइल था उसकी डिमांड बढ़ने लगी, और ज़्यादा कमाई होने की आशा में जो जितने भी वीवर्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे वीवर्स के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े ही थे जिन पर वो खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते थे। अब वो क्या करने लगे, वो इस ज़मीन को रेंट पर देने लगे। ठीक है, रेंट पर देकर पूरा समय क्या करने लगे, बुनाई में लगाने लगे। जितना भी उनका टाइम था वो उसको बुनने लगे, वो अपना कपड़ा बुनने में लगाते थे। और जो अब पूरा परिवार यही काम करने लगा, बच्चे औरतें सभी इसी काम में ही जुड़ गए। ठीक है, यानी सभी की ज़रूरतों को पूरी होने के लिए वो इसी काम को करने लगे। लेकिन जल्दी बहुत सारे वीवर जो थे वो गांव के जो वीवर थे और जो गुमास्ता के बीच की आपस में दोनों में किसी चीज़ को लेकर क्लैश होने की खबरें आने लगी। ठीक है, यानी वीवर और गुमास्ता के बीच में आपस में टकराव होने लगा। इससे पहले जितने भी सप्लाई मर्चेंट जो थे, जो बुनकर जो उन्हीं वीवर्स के गांव में रहते थे। ठीक है, तो और जो वीवर के जो नज़दीकी संबंध होते थे वे बुनकरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे और उनको परेशानी के समय उनकी मदद करते थे। यानी अभी भी जो सप्लाई जो मर्चेंट थे वो वीवर्स की हेल्प करते थे। द न्यू गुमास्ता वर आउटसाइडर्स विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज। और जो नए गुमास्ता थे वो बाहर के लोग थे, उनके गाँव से कोई पुराना सोशल संबंध लिंक नहीं था। दे एक्ट arrogantly merchant into village and sepoy and peon and punish weaver for delayed the supply, often beating the flogging them। वो क्या करते थे, वो उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते थे। सिपाही चपरासी को लेकर आते थे और अगर माल टाइम से तैयार नहीं होता था तो उस टाइम पे वो उन जो वीवर्स होते थे उनको सज़ा भी देते थे। कई बार तो उन वीवर्स को पनिशमेंट के तौर पर पीटा भी जाता था और उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे। अब जितने वीवर थे, वीवर ना तो दाम पर मोल भाव करते थे और ना ही किसी को भी माल बेच सकते थे। ठीक है, यानी अब क्या हो गया, धीरे धीरे जब उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो उनको हर चीज़ के लिए पनिशमेंट देना शुरू कर दिया, तो वीवर जो है वो इस चीज़ के लिए बाउंड हो गए कि यानी वो तो किसी और का माल तो बेच ही नहीं सकते थे, लेकिन अब वो मोल भाव भी नहीं कर सकते थे। अब कंपनी ने जो कीमत मिलती थी
वह कीमत क्या थी, वो जो प्राइस थे वो बहुत कम थे, और वे कर्जों के कारण कंपनी से बंधे हुए थे, क्योंकि कंपनी से पहले ही बहुत सारा एडवांस मिल चुका होता था। अब एडवांस तो कंपनी ने दे दिया, लेकिन वो जो उनके कपड़े जो होते थे, उनके टेक्सटाइल जो होती थी, उसका जो रेट होते थे बहुत ही कम होते थे। इन मैनी प्लेसेस द कर्नाटक एंड बंगाल वीवर deserted village and migrated, set up loom in other village. They had some family relation. जो कर्नाटक और बंगाल के जो बहुत सारे वीवर्स होते थे, वीवर जो गांव थे, वीवर विलेज अपना छोड़कर चले गए। अब वो अपने रिश्तेदारों के या फिर किसी और गांव में जहाँ भी उनका लूम होता था, लूम लगा होता था, वहाँ चले गए, ठीक है, या उनका कहीं कोई रिलेशन होता था। एल्सवेयर weaver along with village trader revolted, opposing the company and its officials. Over time, many weavers began refusing loan, closing down their workshop and taking to agriculture labor. और कई जगह पर तो जो कंपनी थी और जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, उनका आपस में बहुत ज़्यादा उनमें लड़ाई होने लगी, और जो वीवर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। गांव में कई सारे ट्रेडर्स के साथ मिलकर वीवर्स ने रिवोल्ट कर दिया, और कुछ टाइम बाद बहुत सारे जितने भी वीवर्स थे वो कर्जा अपना लोन लौटाने से उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने लूम बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे, ठीक है। 19th सेंचुरी तक आते आते जितने भी वीवर्स थे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगी। अब कौन कौन सी समस्याएं थी? सबसे पहले हम चलो पढ़ते हैं, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। जब मैनचेस्टर भारत में आया इन 1772 में, हेनरी पटुलो जो कि एक कंपनी ऑफिसर थे, हैड वेंचर टू से दैट डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस सिंस नो अदर प्रोड्यूस गुड ऑफ सेम क्वालिटी। उन्होंने कहा था, हेनरी पटुलो ने, कि कंपनी के एक अफसर थे, कि भारत का जो कपड़ा है उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश इतना अच्छा कपड़ा नहीं बना सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका एक्सपोर्ट में हमें गिरावट आने लगी, और ये बहुत लंबे समय तक रही, ठीक है। इन 1811 and 12 piece goods counted for 33% in India export. By 1850-51 was no more than 3%. जो 1811 और 12 में जो कॉटन का जो माल होता था उसका कुल जितना भी उसका कुल हिस्सा जो निर्यात में था वो 33% था, यानी एक्सपोर्ट 33% होता था। लेकिन अगर हम 50 और 51 में देखें तो ये सिर्फ 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ कि इतना बेस्ट क्वालिटी का हमारा जो कॉटन था, बट फिर भी उसका जो है उसकी डिमांड, उसकी एक्सपोर्ट कम होने लगा, और इसके क्या कारण थे? As cotton industries developed in England, industrial group began worrying about import from other countries. जब इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई तो वहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो दूसरे देशों से आने वाले होते थे, ठीक है, वहाँ से जो इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वो जितना भी इम्पोर्ट होता है उस कपड़े पर क्या लगा दें, वो टैक्स लगा दें, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा जितना भी कपड़ा होता था वो सारा इंग्लैंड ही जाता था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर टैक्स लगाने के लिए बोला, जिससे मैनचेस्टर में जो कपड़ा बना होता था वो बाहर कंपटीशन के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। यानी इंग्लैंड में, क्योंकि अगर इंडियन जो कपड़ा है उसका इम्पोर्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, यानी इंग्लैंड में आ जाएगा तो बाकी जो इंग्लैंड का कपड़ा है वो नहीं बिक पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि जो इम्पोर्ट है अदर कंट्री से, जो इम्पोर्ट होता है, यानी जो कपड़ा आता है उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिया जाए, ताकि हमारा जो कपड़ा है, इंग्लैंड में बना हुआ कपड़ा जो है, वो बिना किसी भी रुकावट के, बिना किसी भी कंपटीशन के बहुत आसानी से बिक सके। लेकिन दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये प्रेशर डाला गया कि ब्रिटिश कपड़ों को भारत के बाज़ारों में भी बेचा जाए, ठीक है। यानी अब एक तो ये हो गया कि इंग्लैंड में भी नहीं आएगा
जो किसी भी अदर कंट्री से कपड़ा, और दूसरा जो इंग्लैंड का जो कपड़ा है, जो टेक्सटाइल है, उसको भी इंडिया में जो है उसको बेचा जाए, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ी मार्केट थी। एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अर्ली 19th सेंचुरी। और अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के जो कॉट जो टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल गुड्स थे, कॉटन टेक्सटाइल जो थे, उनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। 19 के लास्ट में तो अगर हम देखते हैं तो भारत में जितना भी उत्पादन होता था वो ना बराबर, उसका एक्सपोर्ट जो है वो ना के बराबर होता था। 1850 तक आते आते तो जो कॉटन था उनका इंपोर्ट भारत में, भारत के जो कॉटन का इंपोर्ट था वो भारत के इंपोर्ट में 31% हो चुका था। यानी जितना भी इंडिया में इंपोर्ट होता था, ठीक है, वो उसका टोटल 33% सिर्फ कॉटन का ही था। 1870 तक तो ये 50% हो गया था। ठीक है, यानी ब्रिटिश ने अब इंडिया में क्या करना शुरू कर दिया, अपना एक्सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया, और इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया। कॉटन वीवर इन इंडिया थस फेस टू प्रॉब्लम एट सेम टाइम। अब उस टाइम क्या था, जो इंडिया के कॉटन वीवर थे उनको दो समस्याएं हुई। उनका जो सबसे पहला क्या था, उनका जो एक्सपोर्ट था वो तो बिल्कुल ही कम हो गया था, और दूसरा जो लोकल मार्केट थी वो भी श्रिंक होने लगी थी, वो भी सिकुड़ने लगी थी। ठीक है, यानी लोकल मार्केट का भी अब बहुत ज़्यादा वो अपने आप में ही श्रिंक होने लगी थी। बीइंग गोल्टेड विद मैनचेस्टर इम्पोर्ट। अब ये सब किसकी वजह से हुआ था, मैनचेस्टर इम्पोर्ट की वजह से। जो लोकल मार्केट थी, लोकल मार्केट में जो मैनचेस्टर इम्पोर्ट के जो सामान थे वो बहुत ज़्यादा आने लगे थे। उसकी एक फ्लडेड सी, भरमार सी, यानी जैसे बाढ़ आ जाती है उस तरीके से हो गई थी। प्रोडक्ट by machine at lower cost, import cotton goods were cheap, the weaver could not easily compete with them। क्यों? क्योंकि जो मशीनों से बना सामान होता था वो, उसमें जो इम्पोर्टेड कॉटन था वो उसका प्रोडक्शन जो था इतना सस्ते थे कि जो वीवर जो थे उसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो उसको कम्पीट नहीं कर पाए थे। 1850s में देखें तो जितने भी ज़्यादातर वीवर्स थे, जितने वीवर्स थे उनके इलाकों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी, और वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत सारा ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट के जो किस्से थे, बेकारी के जो किस्से थे, वो भी हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने लगे। ठीक है, डिक्लाइन एंड डिसोलेशन का जो था यानी बेकार हो गए बहुत सारे। बाय 1860 वीवर फेस न्यू प्रॉब्लम। लेकिन अब 1860 में वीवर्स ने एक और नई प्रॉब्लम को फेस किया। दे नॉट गेट सफिशेंट सप्लाई ऑफ रो कॉटन फॉर गुड क्वालिटी। अब वो क्या समस्या थी कि अब उन्हें अच्छी किस्म का, अच्छी वैरायटी का कॉटन नहीं मिलता था। व्हेन द अमेरिकन सिविल वार ब्रोक आउट, द कॉटन सप्लाई फ्रॉम द यूएस वर टर्न टू इंडिया। क्यों? क्योंकि अमेरिकन में जब सिविल वॉर शुरू हो गई थी तो अमेरिका में जो कॉटन थी उसकी वो आना बंद हो गई थी, उसकी सप्लाई हो गई थी। ठीक है, अब ब्रिटेन जो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ पर आ गया था, वो इंडिया के ऊपर आ गया था, यानी इंडिया के तरफ उसने अपना टर्न कर लिया था। और रो कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रो कॉटन शॉर्ट अप। अब जो रो कॉटन टेक्सटाइल जो था उसकी वजह से रो कॉटन जो था उसके एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हुआ, और इससे उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो उसकी कीमतें भी बढ़ गई। Weaver in India were starved to supply and forced to buy raw cotton at exorbitant price. This is situation weaver could not pay। अब जो उनकी मनमानी कीमत थी, वो मनमानी कीमत पर कच्ची जो रो कपास उन्हें खरीदनी पड़ती थी, कॉटन उन्हें खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश अब उनके लिए वो बाउंड हो गए थे। ठीक है, जो इंडियन बुनकर थे, इंडियन वीवर जो थे,
अब उनके लिए कच्चे माल के बहुत ज़्यादा उनको शॉर्टेज होने लगी, ठीक है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ने लगी थी। और अब उन्हें जब उनके लिए शॉर्टेज हो गई तो हम उन्हें जो ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश मर्चेंट जो थे, जो उन्होंने कंपनी ने उनको एडवांस दिया था, उनसे वो उन्हीं की कीमत पर जो रोम कॉटन है वो खरीदते थे। अब ऐसे स्टेज में जो वीवर्स थे, वीवर्स को अपने जो पेट पालना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। यानी अपने आप वीवर्स को अपने जो घर को चलाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। इन दिस सिचुएशन वीविंग कुड नॉट पे। अब वो वीविंग के लिए जो है वो पैसे दे सकते थे। 19th सेंचुरी में अगर हम देखें, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, वीवर एंड अदर पीपल फेस्ड येट अनदर प्रॉब्लम। उन्हें एक और दूसरी समस्या आ गई। अब जितने भी जो फैक्ट्री से उत्पादन होने लगा था और जो बाजार मशीनों से बनी चीज़ों से भर गया था, ऐसे में जो वीवर थे वो किस तरीके से अपने आप को जो है सरवाइव कर कैसे वो सरवाइव कर पाते थे, ठीक है। तो ये एक और समस्या आ गई थी उस टाइम में। ओके स्टूडेंट्स।